Hello everyone. We have already discussed meaning, features, objectives and importance of management earlier. So now we will discuss nature of management, that is 1.2. So let's start. Nature of management can be understood by identifying exactly what is it. It can be divided into three parts: A art, B science and C profession. सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हम समझ सकते हैं एग्जैक्टली ये जानकर कि वो है क्या। इसको हमने तीन हिस्सों में यहाँ बांटा है। ए है आर्ट, बी है साइंस और सी है प्रोफेशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सो आर्ट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। Theoretical knowledge means basic knowledge of facts and techniques of a particular field. Management also performs its functions after having theoretical knowledge. तो ये पॉइंट क्या कहता है? Theoretical knowledge का मतलब होता है बेसिक नॉलेज होना जिस भी फील्ड में हम जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ की। मैनेजमेंट अपना फंक्शन भी परफॉर्म करता है इवन आफ्टर हैविंग योर ओन थियोरिटिकल नॉलेज। सेकेंड, personalized application of knowledge. Manager applies his personal knowledge in his own way by each person's. He can select any alternatives among different options. Managers also use their personal knowledge to achieve the end result. We can say profit. So manager अपनी personal knowledge लगाता है अपने खुद के तरीके से कि काम को वो अपने अकॉर्डिंग कैसे हैंडल कर सकता है। वो चाहे वो हर एक चीज़ के अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल कर देख सकता है कि उसके पास ऑप्शंस कितने हैं, कितने अल्टरनेटिव्स और हैं, उनमें से जो उसको बेस्ट लगेगा उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पे वो उस चीज़ को पर्सनली अप्लाई करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स को अचीव करने के लिए। थर्ड, बेस्ड ऑन क्रिएटिव प्रैक्टिस। आर्ट इंक्लूड्स इनोवेशंस टू ब्रिंग परफेक्शन इन प्रैक्टिस। Similarly, creative manager can bring effective results. Therefore, management is based on creative practice. Art innovation include करता है जो प्रैक्टिस में परफेक्शन लाता है। सिमिलरली, जैसे कि एक कोई क्रिएटिव मैनेजर है वो इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट ला सकता है अगर उसमें वो चाहे तेज है काम करने में, उसको एक्सपर्ट है उस चीज़ को काम करने में, तो वो अपनी नॉलेज को अपने क्रिएटिव वे में अप्लाई करके रिजल्ट्स अचीव कर सकता है। हमने क्या कंक्लूड किया अबाउट डिस्कशन से कि ये बहुत ज़्यादा क्लियर है इन पॉइंट्स को पढ़कर कि मैनेजमेंट एक सेटिस्फाइंग आर्ट है, तो हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं। सो इस पिक्चर से हमें ये पता लग रहा है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करता है। रिक्वायर्स प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, गोल ओरिएंटेड, पर्सनल एप्लीकेशन एंड प्रेजेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। नेक्स्ट नेचर है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम पढ़ेंगे साइंस हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। फॉर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, principles of science are applied in a systematic way and have cause and effect relation. Management is also a systematic body of knowledge and it has its cause and effect relation also. Principle of science एक systematic एक तरीके से अप्लाई की जाती है जिसका एक कॉज और इफेक्ट रिलेशन होता है। मैनेजमेंट भी उसी तरह से एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जहाँ पे उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होते हैं। यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन का मतलब यहाँ पे क्लियरली ये है कि हमने ऐसा क्या किया जिससे हमें ये मिला और हमने ऐसा क्या नहीं किया जो ये हुआ। समझ गए ना आप कि क्या कॉज था जो ऐसे इफेक्ट्स हमें मिले। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इन साइंस, principles are created on the basis of different experiments and after that final approval is given. Principles of management are also created on the basis of various tests and experiments but does not applied as it is in each organization. तो साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं
वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद में फाइनल अप्रूवल किया जाता है कि क्या ये एक्सपेरिमेंट जो ये प्रिंसिपल है ये अप्लाई सच में हो सकता है रियल लाइफ में या नहीं। वैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी कई टाइप के टेस्ट पे और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही अप्लाई किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट एज इट इज़ नहीं होता। जो सही लगता है मैनेजमेंट को, मैनेजर को, वो अपने अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी। Principles of science are applied in the same way in the whole world, but principles of management do not have this feature. These are applied but not in the same manner. प्रिंसिपल ऑफ जो साइंस होते हैं ये सेम वे में लगते हैं पूरे दुनिया में। एज वी ऑल नो, प्रिंसिपल ऑफ साइंस हर जगह यूनिवर्सल है, लेकिन ऐसा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के केस में नहीं है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन होती है, मैनेजर भी अलग होते हैं, उनकी पर्सनल नॉलेज अलग होती है, तो उसी अकॉर्डिंग वो अपने उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में वो अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि मैनेजमेंट एक साइंस है, बट बिल्कुल फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि जहाँ पे जो फॉर्मूला है हर जगह वही अप्लाई होगा। नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। Profession has the following features. First is well-defined body of knowledge. Every profession requires a defined knowledge of the person who wants to enter in a particular profession. Similarly, a person can become an efficient manager only if he has defined knowledge of his field. हर प्रोफेशन में एक डिफाइंड नॉलेज ऑफ द पर्सन होनी चाहिए। अगर उसको जिस भी फील्ड में या प्रोफेशन में जाना है उसके उसे डिफाइंड नॉलेज होना ज़रूरी होता है इन केस ऑफ प्रोफेशन। सिमिलरली, एक पर्सन एक एफिशिएंट मैनेजर बन सकता है तभी जब उसे उसके फील्ड की डिफाइंड नॉलेज हो, उसे उसकी अच्छे से नॉलेज हो उस काम की। सेकंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। No one can enter in any profession without having the defined qualifications like MBBS, CA, lawyer, but a person can become a manager without doing a course of management. प्रोफेशन में एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि आप बिना क्वालिफिकेशन के उस प्रोफेशन में, उस फील्ड में आप काम नहीं कर सकते। लाइक टीचर हैं, उनको उनका क्वालिफ़िकेशन करना होता है, सीए को सीए का करना होता है, डॉक्टर को एमबीबीएस का करना होता है, लेकिन इन केस ऑफ प्रोफेशन आई मीन मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है, ज़रूरी नहीं है आपको क्वालिफ़िकेशन होगी तो ही। अगर लेकिन आपको अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज हो, आपको संभालना आता हो, मैनेजर है तो मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए। थर्ड इज़ professional association. All professions are registered to their specific professional associations and their rules and regulations of it. There is a professional association for management AIMA, but for a manager it is not mandatory to be its member. सभी प्रोफेशंस जो होते हैं उनको उनके एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंडर रजिस्टर्ड होना पड़ता है और उनके सभी रूल्स और रेगुलेशंस को मानना होता है। वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, दैट इज़ AIMA, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको रजिस्टर होना ही है। होते हो तो दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं होते इन केस दैट्स ओके फाइन। फोर्थ, ethical code of conduct. Every professional association prescribes its rule and bylaws which are to be followed strictly by each professionals, but there is no set of rules are created by AIMA for managers. हर प्रोफेशनल एसोसिएशन में उनके एक प्रेस्क्राइब्ड रूल्स होते हैं और लॉज होते हैं जो उनको स्ट्रिक्टली
हर प्रोफेशन में फॉलो करने होते हैं, लेकिन मैनेजर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा एआईएमए ने ऐसा कुछ भी रूल क्रिएट नहीं कर रखा जो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। एआईएमए की फुल फॉर्म आपको दिख ही रही है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस। फिफ्थ, सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल्स कीप सोशल इंटरेस्ट इन देयर माइंड, they give preference to the client, not the fees. Unlikely, management give preference to profit motive only. प्रोफेशन जो होता है वो सोशल इंटरेस्ट रखता है अपने माइंड में, लेकिन वो क्लाइंट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में उनको प्रेफरेंस देनी होती है प्रॉफिट मोटिव को सिर्फ। सर्विस मोटिव अगर करते हैं वो ठीक है, लेकिन बेसिकली जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। लेकिन प्रोफेशन के केस में सर्विस मोटिव इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमने क्या कंक्लूड किया इन सभी पॉइंट्स को पढ़कर? ये क्लियर है कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन नहीं है। फुल फ्लेश्ड मीन्स कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन हम इसको एक अमेजिंग प्रोफेशन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो थे वो मैनेजमेंट में भी अप्लाई हो रहे थे और कुछ थे जो अप्लाई नहीं हो रहे थे। Thanks for watching. I hope you like it. Please don't forget to subscribe my channel, and yes, also like, comment and share. And we will discuss Unit 1.3 in the next video. Thank you.